नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। दिनांक 4 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो 4 जुलाई विश्व इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर आप में से बहुत से छात्र जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि आखिर क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 जुलाई एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करने में कंजूसी मत करो दोस्तों, क्योंकि मैं भी अपनी तरफ से वीडियो को अच्छा बनाने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूं। तो अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता है और इसीलिए जरूरत है अच्छा पढ़ने की। तो वही पढ़िए जो विश्वसनीय और बेहतर हो, और इसीलिए गुलदस्ता करंट अफेयर्स आपके लिए अवेलेबल है बुक के फॉर्मेट में, पीडीएफ में, हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पर, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इकोनॉमिक रिव्यू पर भी हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो जो छात्र इकोनॉमिक रिव्यू पर बेहतर पकड़ बनाना चाहते हैं वो मात्र 100 रुपए की इस टेस्ट सीरीज से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो राजनीति का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री जो हैं वो बन गए हैं? तो 11वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं पुष्कर धामी। पुष्कर धामी को जो है पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है उनके स्थान पर जो है यहाँ पर जगह दी गई है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अब 11वें मुख्यमंत्री होंगे। धामी तीरथ सिंह रावत का स्थान लेंगे। और धामी की अगर बात करें तो 45 वर्षीय धामी छात्र जीवन से ही जो है राजनीति में सक्रिय हैं। वह उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से लगातार 2 बार विधायक भी चुने गए हैं और 45 वर्ष की उम्र में विधायक बनकर वे अब उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बाढ़ से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अभियान शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन परवाह नामक ये अभियान जो है अब शुरू किया गया है। ये जो ऑपरेशन परवाह है इसके माध्यम से कोचीन जो है इसको जो बाढ़ है उस बाढ़ से संरक्षित किया जाएगा। दरअसल हाल के पिछले 2 जो केरल में बाढ़ आई उनमें ये देखा गया कि केरल जो ये कोचीन हवाई अड्डा है, यहाँ पर हवाई अड्डे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर और यात्रियों पर दोनों पर प्रभाव पड़ा और लगभग 10 लाख से ज़्यादा, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा यात्री हर साल यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि यहाँ पर कुछ इस तरह के प्रयास किए जाएं या इस तरह की व्यवस्था की जाए जिसके माध्यम से जो है यहाँ पर बाढ़ जो है उसके प्रभाव को कम किया जा सके, उसका प्रबंधन किया जा सके। और इसीलिए इस ऑपरेशन के तहत CIAL और स्थानीय सरकारी निकायों की बाढ़ शमन परियोजनाओं को एकीकृत किया जाएगा और एक बहुआयामी बुनियादी ढांचे का विकास भी जो है यहाँ पर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में देश के दूसरे सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों राजस्थान का जो जयपुर है राजधानी, वहां पर अब देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा। पिंक सिटी स्टेडियम में जो ये नया स्टेडियम बनेगा पिंक सिटी में, उसमें लगभग 75,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। स्टेडियम का निर्माण लगभग 100 एकड़ जमीन पर होगा और 2.5-3 साल में इसे 650 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद में है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम के रूप में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है जहां पर 90,000 की क्षमता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की 1,10,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष में इसरो द्वारा बहुत से उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है और इसरो के ही अधीन वाणिज्यिक इकाई के रूप में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो अब उसके सैटेलाइट्स का अधिग्रहण करेगा। कुल 3 सैटेलाइट GSAT-20, GSAT-22 और GSAT-24 जो हैं ये तीनों अधिग्रहित किए जाएंगे अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा। दरअसल 20 और 22 अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं, जबकि 24 को इस साल के अंत में लॉन्च किया जाएगा। तो ये 3 सैटेलाइट है। इसरो द्वारा निर्मित इन सैटेलाइटों का मालिक और ऑपरेटर अब कंपनी होगी। NSIL की बात करें तो ये कंपनी के रूप में 6 मार्च 2019 को भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में गठित की गई है। इसरो के वाणिज्यिक अंग के रूप में ये मानी जाती है और भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां शुरू करने के लिए ये मदद करती है, उनको बूस्ट करती है। इसके अलावा जितने भी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं उसके उत्पाद और सेवाएं जो है उनके उन्नयन और उनके कॉमर्शियल उपयोग के लिए भी ये जो है काम करता है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो 17 हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, 8 नेविगेशन सैटेलाइट और 17 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट काम कर रहे हैं अंतरिक्ष में। इसरो के प्रमुख के अनुसार GSAT-24 सैटेलाइट को यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा एरियन रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय सेना लगातार अपने आप को उन्नत और अत्याधुनिक बना रही है और इसी क्रम में परिवहन को तेजी से बढ़ाने के लिए खासकर दुर्गम क्षेत्रों में
एक नवीनतम ब्रिज सिस्टम जो कि डीआरडीओ ने बनाया उसे सेना में शामिल किया गया। 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर चौड़ाई वाले उनको जो है यहाँ पर बनाया गया है और इनको सम्मिलित किया गया है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसको निर्मित किया है। डीआरडीओ को सैन्य ब्रिजिंग सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम बनाने का बहुत अनुभव है। अब तक भारतीय सेना के लिए मैकेनाइज्ड मोबिलिटी सॉल्यूशंस बहुत से बनाए गए जैसे कि सिंगल स्पैन 5M और 10M, शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, 46M मॉड्यूलर ब्रिज, 20M BLT T72 और मल्टी स्पैन 75M सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम जैसे सिस्टम अभी तक डीआरडीओ ने बनाकर दिए हैं। दोस्तों, मैन्युअल रूप से शुरू किया गया 34.5 मीटर माउंटेन फुट ब्रिज भी डीआरडीओ द्वारा पहले विकसित किया गया है और इनमें से अधिकतर पुलों का प्रयोग भारतीय सेना द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है। तो ये जो 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम मिले हैं इनका प्रयोग लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्रों में किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि खेलों से ही जुड़ा है। राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में हाल ही में एक और खेल फेडरेशन को मान्यता दी गई जिसका नाम है वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन। किक बॉक्सिंग एक बेहतरीन खेल है जो कि पूरी दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है और इसी खेल को देश में जो है प्रचलन लाने के लिए और लोगों के बीच प्रसिद्ध करने के लिए भारत में किक बॉक्सिंग खेल के प्रचार और विकास के लिए वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता मिली है। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन से संबद्ध है और ये किक बॉक्सिंग के खेल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन भी है। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को एनएसएफ के रूप में जब मान्यता मिलेगी तो उसके बाद देश में किक बॉक्सिंग का खेल तेजी से प्रसारित होगा और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी इस क्षेत्र में उभरेंगे जो आने वाले समय में देश के लिए बेहतर बात होगी। किक बॉक्सिंग की बात करें तो किक बॉक्सिंग क्या है? दरअसल ये किक और बॉक्सिंग का मिला जुला रूप है, अर्थात इसमें न केवल मुक्केबाजी बल्कि इसके साथ साथ कराटे जिसके अंदर लाते मारना या जो है पंचिंग करना सम्मिलित है, किक मारना सम्मिलित है, दोनों चीज़ें हैं। तो किकिंग और पंचिंग दोनों पर आधारित है किक बॉक्सिंग का खेल और इसकी शुरुआत हुई थी 1950 में जापान में। उसके बाद 1970 में इसे अमेरिका में शुरू किया और इसके बाद अब ये जो है एक हाइब्रिड मार्शल आर्ट बन गया है क्योंकि इसमें बहुत सी अलग अलग विधाओं का मिश्रण किया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जो मैंने आप तक पहुंचाए। बहुत ही सिंपल तरीके से आरएस मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और एसआई को ध्यान में रखते हुए आपके लिए करंट अफेयर्स तैयार किए जाते हैं, तो आप इनका लाभ उठाएं। अपने जितने भी दोस्त हैं जो कि अच्छी मैटर के साथ तैयारी करना चाहते हैं उन्हें भी इसके लिए सुझाव दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और इन वीडियोज़ को लाइक करके शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि ये प्लेटफॉर्म और अधिक ग्रो कर सके और आपको और अधिक अच्छा मैटर मिल सके। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।